गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएई एग्जिट्स फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएई ने अनाउंस किया है अपना एग्जिट फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस अलायंस 1 मई से। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि यूएई जो है अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है वो इसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि जो है मेजर डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं ग्लोबल ऑयल सप्लाई में बिकॉज ऑफ यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट। ये मूव एक तरह से सिग्निफिकेंट शिफ्ट है ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स में। 5 दशक के बाद ये ग्रुपिंग में ऐसा चेंज आ रहा है। तो ओपेक क्या है? 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ताकि कोऑर्डिनेट हो सके ऑयल पॉलिसीज़ और इंश्योर हो सके स्टेबल रेवेन्यूज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के लिए। तो एक तरह से ये रिस्पांस में बनाया गया था वेस्टर्न मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज़ के डोमिनेंस के रिस्पांस में। ओपेक में अभी 12 मेंबर्स हैं, अगर हम यूएई को भी इंक्लूड करें तो। यूएई ने ओपेक को 1967 में ज्वाइन किया था, ठीक है, अबू धाबी के थ्रू। और ओपेक प्लस क्या है फिर? ओपेक प्लस जो है 2016 में बनाया गया था। ओपेक प्लस 10 मेजर अदर नॉन ओपेक प्रोड्यूसर कंट्रीज़ जैसे रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ये कोऑर्डिनेट करते हैं ऑयल प्रोडक्शन कोटास, ताकि मैनेज हो सके ग्लोबल सप्लाई और स्टेबलाइज हो सके क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये अलायंस अभी जो है वो करंटली अगर हम देखें तो 70 to 80% जो है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको केटर करता है ये, ठीक है। 40% लगभग वर्ल्ड की क्रूड ऑयल सप्लाई और लगभग 60% ऑफ इंटरनेशनली ट्रेडेड पेट्रोलियम को ये कंट्रोल करता है। तो ओपेक जो है वो फंक्शन करता है एज अ सेंट्रल बैंक ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए, और ये आउटपुट कोटास बनाता है मेंबर कंट्रीज़ के लिए कि बेसिकली कितनी जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होगी कलेक्टिवली सभी कंट्रीज़ द्वारा। अब ये जब कोटा जो है ये ओवर सप्लाई को प्रिवेंट करते हैं, कि मतलब अगर लो डिमांड है तो आप अगर ओवर सप्लाई कर दोगे तो प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, और अगर टाइट सप्लाई है तो ओपेक जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकता है ताकि ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा भी बढ़े ना और उससे ग्लोबल मार्केट्स डिसरप्ट ना हो। तो बहुत से मेंबर कंट्रीज़ जो है वो हैवीली ऑयल रेवेन्यूज़ पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है उनको हेल्प करती है कि वो अपनी स्टेबलाइज कर सके इनकम्स और डोमेस्टिक बजट्स को। अब हुआ क्या है, यूएस ईरान का कन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है यूएई के लिए बढ़ चुके हैं। ईरान जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का, तो ब्लॉक का जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो यूएई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो गल्फ नेशंस जो है उन्होंने ट्रेडिशनली जो है डिपेंडेंट रहे हैं यूएस पर रीजनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि इस जो है अरेंजमेंट में काफ़ी गैप्स हैं, और यूएस उनको जो है बचा नहीं सकता गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो जब ये एग्जिट कर रहे हैं ओपेक को, तो यूएई जो है वो डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स अपने हटाना चाहता है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के बियॉन्ड यूएई जो है वो इकोनॉमिक लिमिटेशंस भी फेस करता था ओपेक कोटाज में, क्योंकि उसके जो है ऑयल आउटपुट जो है उनकी फुल कैपेसिटी से बिलो उसको रखना पड़ता था उसके। और यूएई जो है वो एक ट्रांजिशन भी कर रहा है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो उसको अब जो है ओपेक की इसलिए ज़रूरत नहीं लग रही। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर? तो पहला कंसर्न तो ये है कि इरोजन होगी स्पेयर कैपेसिटी की, मतलब कि जो अनयूज्ड ऑयल प्रोडक्शन है वो क्विकली डिप्लॉय हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े कम होने लगेंगे। यूएई जो है वो एक मोर एग्रेसिव प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन के सामने भी आ सकता है, ताकि जो है और उससे जो है प्रेशर पड़ेगा ओपेक मेंबर्स पे कि उनको भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। इससे जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े स्टेबलाइज होने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे, और मार्केट वॉलिटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी ऑयल की। तो ऑयल प्राइसेस जो अगर लो होने लगते हैं तो इससे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज जैसे इंडिया को फ़ायदा होगा। यूएई की जो मूव है वो बाकी के मेंबर्स जैसे सऊदी अरेबिया के लिए भी जो है वो एक डोर ओपन करेंगी कि वो भी रिकन्सिडर करें अपनी एसोसिएशन विद ओपेक जैसी जो है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडोनेशियाज बायोफ्यूल पुश। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया जो है उसने अनाउंस किया है कि वो B50 बायोफ्यूल, मतलब 50% पाम ऑयल बेस्ड बायोडीजल और 50% डीजल जो है वो ब्लेंडिंग करना शुरू करने वाला है। इससे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा उनके जो डोमेस्टिक यूज़ पाम ऑयल का इंडोनेशिया में। अदरवाइज़ आपको पता है सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया पाम ऑयल का। अब इससे जो है टाइटर सप्लाई और हायर कुकिंग ऑयल प्राइजेज हो सकते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है मेजर इंपोर्टर है इंडोनेशियन ऑयल पाम ऑयल का। तो इंडोनेशिया की जो है B50 बायोफ्यूल पॉलिसी वो अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने के लिए बनाई जा रही है। तो उससे क्या होगा कि वो डीजल को सब्सटीट्यूट करेंगे पाम ऑयल बेस्ड बायोडीजल से,
तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो। इस पॉलिसी के थ्रू इंडोनेशिया ब्रॉडर क्लीन एनर्जी रोड मैप की तरफ भी अलाइन होना चाहता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो पाम ऑयल की है वो उनकी सरप्लस प्रोडक्शन को जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, और एक्सपोर्ट मार्केट में उनको फिर वो पाम ऑयल ज़्यादा नहीं भेजना पड़ेगा, उससे जो है एक्सपोर्ट मार्केट उनकी टाइटन होने लगेगी। इंडोनेशिया जो ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स B50 प्रोग्राम, इससे जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाम ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट्स की बजाय डोमेस्टिक बायोडीजल में उनका यूज़ होने लगेगा। इंडोनेशिया जो है लगभग हाफ ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को केटर करता है, और इंडिया जो है लगभग 50% इंडोनेशिया से ही लेता है। तो उसका जो हमारा वाइड स्प्रेड यूज़ होता है कुकिंग में, फूड प्रोसेसिंग में या इंडस्ट्रीज़ में, उसमें सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आने लगेंगे। तो उसकी वजह से जो है हाई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑयल्स की तरफ, जैसे सनफ्लावर या सोयाबीन या ग्राउंड नट ऑयल। तो इंडिया जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है कि वो अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल की तरफ या सोयाबीन ऑयल की तरफ। लेकिन इससे जो होगा क्या, इंडिया की एबिलिटी जो है फुली ऑफसेट जो है पाम ऑयल की शॉर्टेज को करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये जो ऑयल्स हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, स्मॉल वॉल्यूम्स में ही अवेलेबल होते हैं, और बहुत ही लॉन्ग और रिस्की सप्लाई चेन्स का ये पार्ट है। हायर ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो ग्रेटर डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को भी एनकरेज कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया में ही जो है फार्मर्स को बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है, अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो। अब इंडिया जो है ऑलरेडी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करता है, बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो सप्लाई से काफ़ी कम है। की स्ट्रक्चरल इशू क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो ऑयल सीड में है वो बहुत कम है, क्योंकि जो हमारी MSP जैसे इंसेंटिव्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो वीट और राइस को ही फेवर करते हैं। मेन ऑल्टरनेटिव जो पाम ऑयल को हैं, सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल बहुत ही एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू पाम ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो हमारे इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है वो डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव बन तो सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। अब पाम ऑयल बेस्ड बायोडीज़ल जो है वो इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल है। अगर बायोडीज़ल की एक्सपेंशन जो है उसमें उसके लिए इंडोनेशिया फॉरेस्ट क्लियर करना लगता है, तो फिर जो है उसका इन्वायरमेंट बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल से को रिप्लेस करने के लिए आप फॉरेस्ट को ही अगर आप ख़त्म करने लगोगे तो उसका जो इन्वायरमेंट बेनिफिट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरलाइंस ने कंसर्न्स रेज किए हैं ATF प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। ATF क्या है? एक रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज़ होता है फ्यूल की तरह एयरक्राफ्ट इंजन्स में, खासकर जेट इंजन्स में। क्रूड ऑयल से ही डिराइव्ड होता है, सिमिलर टू ये कैरोसिन होता है कॉम्पोजिशन में, लेकिन इसके हायर क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब ATF जो है वो क्रिटिकल इनपुट होता है, इनपुट कॉस्ट होता है एयरलाइंस के लिए। लगभग 30 से 50% जो उनकी कॉस्ट होती है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ATF के ऊपर ही होते हैं। ATF की जो प्राइसिंग है इंडिया में वो मार्केट लिंक तो है, लेकिन फुली डीरेगुलेटेड नहीं है पेट्रोल और डीजल की तरह। जो प्राइस हैं ATF के वो हर स्टेट में वेरी करते हैं, बिकॉज स्टेट लेवल वैट लगता है उस पर। ठीक है, अब ATF का प्राइसिंग फार्मूला अगर हम देखें तो ATF जो है वो ग्लोबल जेट फ्यूल प्राइसेस के साथ एक तो पहले लिंक्ड है, दूसरा क्रूड ऑयल जो जितना इंपोर्ट होता है उससे ही बनता है ये, तो ऑफकोर्स रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है उसके प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसमें ऐड किए जाते हैं। ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी अपना मार्जिन रखती हैं, रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिनस। फिर स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से 1% से लेकर 25% तक जो है ये वेरी करता है स्टेट्स में वैट। ठीक है, अब इंडिया की जो ATF प्राइसिंग है उसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज़ ये हैं कि जो है अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कॉस्ट है, हाई टैक्सेशन है ऑलरेडी, और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है कोई। तो ATF जो है वो अभी GST फ्रेमवर्क के बाहर होने की वजह से जो है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं एयरलाइंस को। तो जो लीडिंग इंडियन एयरलाइंस हैं वो कह रही हैं कि आप डिसरप्शंस हो सकते हैं अगर आप इस रिलेटेड इश्यूज़ को नहीं रिजॉल्व करते हो। जो शार्प इंक्रीज़ हुआ है ATF प्राइसेस में उससे जो है ऑपरेशनल बर्डन एयरलाइंस के ऊपर बढ़ चुका है। एयरलाइंस स्ट्रगल कर रही हैं इन कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने में। परसिस्टेंट हाई फ्यूल कॉस्ट की वजह से जो है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट हो रही है। एयरलाइंस क्या कह रही हैं गवर्नमेंट को कि या तो ATF को GST के अंदर लाओ, या स्टेट लेवल वैट को कम करवाओ, और टेम्प्रेरी रिलीफ भी हमें दो ताकि स्टेबलाइज हो सके सेक्टर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैमोग्राम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स का कहना है कि मैमोग्राम जो है वो पिन पॉइंट कर सकता है ब्रेस्ट आर्टीरियल कैल्सिफिकेशंस, जो बेसिकली मार्कर हैं अंडरलाइन वास्कुलर डैमेज, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज होते हैं। तो मैमोग्राम क्या है? एक टेस्ट जो यूज़ करता है लो डोज एक्सरेज और क्रिएट करता है इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट, और इन इमेजेस को हम मैमोग्राम्स कहते हैं। ये अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखने में भी काम आता है, जिसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहते हैं। इससे एबनॉर्मेलिटीज़ दिखने लग जाती हैं अगर कोई न्यू सिम्टम डेवलप होता है।
लेकिन याद रखो इससे हम डायग्नोज नहीं कर सकते ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है। ये सिर्फ ये दिखा पाता है कि कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की तरह लग रही हैं कि नहीं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉम्पी। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एआई ने आर्कोलॉजिस्ट को हेल्प किया है कि पॉम्पी जो है, पॉम्पी में जो लास्ट पर्सन जो मरा था 79 AD की इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस में, उसके जो है फ्रेस को और फाइनल मोमेंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प किया है एआई ने। तो पॉम्पी क्या है, एक प्रिजर्व्ड एंशिएंट रोमन सिटी है नियर मॉडर्न डे नेपल्स, इटली। ये साउथ ईस्टर्न बेस ऑफ माउंट वेसुवियस में लोकेटेड है। ओरिजिनली सेटल्ड है ये इन द ब्रॉन्ज एज। पॉम्पी जो है वो फाउंड हुई थी अराउंड 6th सेंचुरी BC बाय सैमनाइट्स। सिटी जो है बरीड रही वॉल्केनिक ऐश में, और ये इस एक्सेलेंट स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में है, तो इसलिए इनवैल्यूएबल इंसाइट देती है इनटू रोमन एवरीडे लाइफ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आटाकामा डेजर्ट। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कि लाइट पोल्यूशन जो है वो थ्रेटन कर रहा है वर्ल्ड के डार्केस्ट स्काइज आटाकामा डेजर्ट के। आटाकामा डेजर्ट ड्राइस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, लोकेटेड है ये नदर्न चिले में, नेसल्ड है बिटवीन एंडीज माउंटेन्स ऑन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट, बॉर्डर्ड है बाय अर्जेंटीना, पेरू एंड बोलीविया, और ये 12 वॉल्केनोज को भी होस्ट करता है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल अगर हम इस रीजन में देखें तो सिर्फ 1 mm पर ईयर होती है, लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर है एवरेज वो माइल्ड ही रहता है। ये रीजन जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल सप्लाई सोर्स है सोडियम नाइट्रेट का, जिससे को यूज़ करते हुए हम फर्टिलाइजर्स या एक्सप्लोजिव बनाते हैं, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is UAE exits from OPEC and OPEC Plus. This topic is important for your economy section. So UAE has announced its exit from OPEC and OPEC Plus alliance from 1st May, and this is linked to Abu Dhabi's long-term economic strategy. Of course, it is coming amid major disruptions in global oil markets triggered by the US-Iran conflict. This move is signaling a significant shift in global energy dynamics also. What is OPEC and OPEC Plus? OPEC was founded in 1960 at Baghdad Conference by 5 countries, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela, to coordinate oil policies and ensure stable revenues for producing nations. It emerged as a response to the dominance of Western multinational oil companies. OPEC currently has 12 members, if we still include UAE. UAE had joined OPEC in 1967, initially through Abu Dhabi, becoming part of the expanding group of oil producing nations. OPEC Plus is a grouping which was formed in 2016 between OPEC and 10 major non-OPEC producers like Russia, Mexico and Kazakhstan. It coordinates oil production quotas to manage global supply and stabilize crude prices. This alliance today accounts for a large share of global oil production and trade. Okay, OPEC functions like a central bank for the global oil market, using production controls as its primary instrument. By setting output quotas for member countries, OPEC regulates how much oil is produced collectively. These quotas prevent oversupply during periods of low demand, therefore it avoids sharp decline in oil prices. In times of tight supply, OPEC can increase production, and this coordinated approach helps them stabilize their incomes and domestic budgets. So the US-Iran conflict has heightened security concerns for the UAE, especially around the Strait of Hormuz. And Iran is a founding member of OPEC, so the bloc's consensus-based decision-making is limiting the flexibility of UAE to respond to this crisis. Okay, Gulf nations traditionally relied on US for regional security, but this conflict has exposed the gaps in this arrangement. UAE is also seeking to remove the diplomatic constraints so that it can independently leverage its oil production and pursue new strategic partnerships. Okay. Beyond geopolitical factors, UAE has faced economic limitations within OPEC quotas, which capped its oil output below full capacity. At the same time, UAE is pursuing a transition towards a knowledge-based economy, and to achieve this shift, it requires higher oil production in the short term to generate the financial resources needed for this long-term diversification. So, what will be the impact of UAE exit on global oil prices? Of course, the key concern is that the erosion of spare capacity control will be there, with basically the unused oil production which can be quickly deployed, which is traditionally held by countries like Saudi, UAE and Kuwait. UAE could emerge as a more aggressive independent producer, putting pressure on OPEC members to increase their own production. In line with basic economic principles, higher supply and competition are expected to push oil prices downward and increase the market volatility. In the short term, lower oil prices could benefit import-dependent countries like India, okay, and this would reduce our energy costs. UAE's move could also set a precedent
and this would raise the possibility of other members also who could reconsider the quota commitments, okay, like Saudi Arabia. So the next topic is Indonesia's biofuel push. This topic is important for our economy section. Indonesia has announced the rollout of B50 biofuel, which is a blend of 50% palm oil based biodiesel and 50% diesel. And this move is expected to increase the domestic use of palm oil in Indonesia, reducing exports. For India, a major importer of Indonesian palm oil, this could lead to tighter supply and higher cooking oil prices. Indonesia's move towards B50 biofuel is largely driven by its need to cut crude oil imports, and by substituting diesel with palm oil based biodiesel, the country is aiming to improve energy security. This also aligns with Indonesia's broader clean energy roadmap. Increasing domestic consumption of palm oil helps absorb the surplus production also for Indonesia, especially as export markets are tightening due to regulations. Okay. So Indonesia is shifting towards the B50 program, and this is going to have a significant portion of palm oil from exports to domestic biodiesel use. And Indonesia, because it accounts for nearly half of the global palm oil exports, this reallocation will tighten the global supply of palm oil. India is the major importer of palm oil, and about 50% of it is sourced from Indonesia. Also, if any supply shock comes, then this would have impact on our household expenditure, food inflation, increased input costs for industries, because palm oil is used in cooking, food processing, and in other industries. India can attempt to diversify imports by using other alternatives like sunflower oil and soybean oil, but they are very expensive. They are available in smaller volumes, and their supply chains are longer and riskier, which limits India's ability to fully offset the palm oil shortage. So higher global prices may encourage greater domestic oilseed production, benefiting farmers through better price realization. India imports large quantities of vegetable oil because domestic demand far exceeds supply, driven by population growth and rising consumption. A key structural issue is low productivity of oilseeds also, and because we have seen that MSP incentives have historically favored cereals like wheat and rice. The main alternatives to palm oil includes sunflower oil and soybean oil. However, they are very expensive as compared to palm oil. So mustard oil, which can be produced within India, serve as a domestic alternative, but it has limited scalability. So palm oil based biodiesel can be environmentally beneficial, but if Indonesia starts clearing forests starts converting carbon rich land for palm oil use, then this would offset or even exceed the benefits of replacing fossil fuels. So the next topic is aviation turbine fuel. This topic is important for our economy section. So Indian Airlines have raised concerns over rising aviation turbine fuel prices. So ATF is a refined petroleum product used as fuel in aircraft engines. It is derived from crude oil, and it is similar to kerosene in composition but with higher quality specifications. So ATF is a critical input cost for airlines, accounting for about 30 to 50% of total operating expenses. ATF pricing in India is market linked, but it is not fully deregulated like petrol and diesel. The price of ATF varies across states due to differences in state level taxation. So the ATF pricing formula is based upon a number of factors, like ATF prices are linked to global jet fuel prices. Then because the crude oil is imported, so fluctuations in rupee dollar exchange rate also affects its price. Transportation and logistics costs are also there. Oil companies also make their margins for refining and marketing. States also impose VAT ranging from 1 to 25%. Okay. So India's ATF pricing is facing structural issues like high taxation and lack of uniform tax structure. So ATF is currently outside the GST framework, which prevents input tax credit benefits to the airlines also. So leading Indian carriers are warning of possible operational disruptions or shutdown risks due to rising fuel costs. This sharp increase in ATF prices has significantly raised the operational burden on airlines. Airlines are struggling to absorb these costs. Persistent high fuel costs are affecting the financial health and sustainability of airlines. So they have urged the government to bring ATF under GST regime, reduce the state level VAT, provide temporary relief measures to stabilize this sector. Okay. So the next topic is mammogram. This topic is important for your science and tech section. Doctors say that a mammogram can pinpoint breast arterial calcification, which are the markers of underlying vascular damage that can raise cardiovascular risks. So mammography is a test which uses low dose X-rays to create images of the breast. These images are called mammograms, and they are used to look for early signs of breast cancer before symptoms develop.
This is also called a screening mammogram. So providers also use mammography to look for any abnormalities if one develops a new symptom. Okay, so although it is called a diagnostic mammogram, it cannot diagnose breast cancer. It can only show whether there are abnormal findings which look like breast cancer. So the next topic is Pompeii. This topic is important for your art and culture section. So AI has helped archaeologists at Pompeii to reconstruct the face and final movements of a man killed in 79 AD eruption of Mount Vesuvius. So Pompeii is a preserved ancient Roman city located near modern day Naples, Italy. It lies at the southeastern base of Mount Vesuvius, and this area was originally settled in the Bronze Age. Pompeii was founded around 6th century BC. Okay, this city was buried in volcanic ash. Its excellent state of preservation gives an invaluable insight into Roman everyday life. It is a UNESCO World Heritage Site also. So the next topic is Atacama Desert. This topic is important for your environment section. So recently it was observed that light pollution is threatening the world's darkest skies in the Atacama Desert. So this is the driest desert in the world, located in northern Chile. It is nestled between Andes Mountains on the east and Pacific Ocean on the west. It is bordered by Argentina, Peru, and Bolivia. It also hosts 12 volcanoes located on the western outliers of the Andes. The average rainfall in this region is just about 1 mm per year, but the temperatures are mild here, the average temperatures. The region is also the largest natural supplier of sodium nitrate, which is used for production of fertilizers and explosive, among other things. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.